नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनजान, आपका नया साथी। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सबसे माफी चाहता हूं कि मैं इतने टाइम से आपके लिए कोई कहानी नहीं ला पाया। मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं इतने लंबे टाइम से कहां पर था और क्या कर रहा था कि मैं ना ही आपके लिए कोई कहानी डाल पाया और ना ही कोई पोस्ट। दरअसल अब से 3 महीने पहले मेरा बाइक से एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से मेरे हाथ और पैरों पर काफी चोटें आई थी और मेरे सीधे हाथ की हड्डी में दरार आ गई थी, जिस वजह से हाथ पर प्लास्टर चढ़ाना पड़ा था। और डॉक्टर ने कहा कि अब कुछ टाइम तक मैं कुछ भी काम ना करूं ताकि हाथ जल्दी से ठीक हो सके। हालांकि अब मेरा प्लास्टर हट चुका है, लेकिन अब भी हाथ में हल्की हल्की दर्द होती है। पर अब मैं आपके लिए रोजाना कहानी लाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपको यकीनन डर का एहसास होने वाला है। दोस्तों, आज की यह कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है जो पंजाब के एक शहर जलंधर के रहने वाले हैं, जिनका नाम अवतार सिंह है। जिनका कहना है कि उनके एक ड्राइविंग के सफर में कुछ ऐसे डरावने हादसे हुए जिस पर यकीन करना आसान नहीं लगता। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ। इसे जानने के लिए आपको कहानी को अंत तक सुनना होगा, और अगर आप कहानी को अंत तक सुनते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको इस कहानी में डर के साथ साथ बहुत मजा भी आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए इस कहानी को अब हम अवतार के नजरिए से ही सुनते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपके और हमारे संबंध मजबूत हो सके और हमारी आने वाली हर नई कहानी आप तक आसानी से पहुंच सके। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अवतार है और मैं पंजाब के जलंधर शहर में रहता हूं। पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं, यानी कि अगर आसान शब्दों में कहूं तो मैं ट्रक चलाने का काम करता हूं। क्योंकि हमारे पंजाब शहर में ज्यादातर लोग 2 ही तरह के काम करना पसंद करते हैं। पहला है खेती बाड़ी का काम और दूसरा है ट्रक चलाने का। पहले मैं भी ट्रक ड्राइविंग का काम नहीं करता था। असल में मेरे जैसे गरीब लोग बड़े सरदारों और जमींदारों की जमीनों पर सालाना ठेके पर खेती करते हैं। इस काम में मेहनत तो बहुत होती है, लेकिन कमाई उतनी नहीं होती जितनी की लोग सोचते हैं। और अगर सच सच बताऊं तो ना के बराबर, जिससे घर का खर्चा चलाना नामुमकिन सा लगता है। इसलिए मैंने खेती छोड़कर ट्रक चलाने का काम शुरू कर दिया। ये काम हमारे खून में घुल मिल चुका है, क्योंकि मेरे पापा, चाचा और ताया सभी पहले ट्रक ड्राइवर थे। तो मुझे भी ये काम सीखने में ज्यादा दिक्कत महसूस नहीं हुई। दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो काले जादू, जादू टोने या ब्लैक मैजिक या फिर तंत्र मंत्र के बारे में तो जरूर सुना होगा, या फिर किसी को बात करते हुए सुना होगा कि किसी ने किसी पर जादू टोना किया है। वैसे मुझे भी इन सब बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं था, लेकिन जो अनुभव मैंने कुछ टाइम पहले किया उसने मेरी सोच बदल दी। आज मैं आपको उसी डरावने हादसे के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने मेरी रूह तक हिला दी। दोस्तों, जहां तक मुझे पता है कि इस काले जादू या तंत्र मंत्र का इस्तेमाल ज्यादातर तब किया जाता है जब कोई किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता हो, या फिर परिवार में ही किसी बात को लेकर आपसी रंजिश हो, जैसे जमीन जायदाद को लेकर या फिर बंटवारे को लेकर। अक्सर बड़े बुजुर्गों से सुना है कि लोग जलन, नफरत या किसी पुरानी दुश्मनी के चलते तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं ताकि दूसरे का बुरा कर सकें। मैंने हमेशा इसे सिर्फ कहानियों में ही सुना था, लेकिन उस रात मुझे इसका असली डरावना चेहरा देखने को मिला। तो ये बात तकरीबन 7 साल पहले की है, जब मैं अमृतसर से दिल्ली का सफर कर रहा था। उस टाइम मेरे साथ मेरा चचेरा भाई गुरमीत भी था, जो मेरे साथ ही ट्रक में सफर कर रहा था। आखिरकार उसे भी आगे चलकर यही काम करना था, और मैंने सोचा कि इसे अभी से ट्रक चलाने की बारीकियां सिखा दूं। वैसे तो गुरमीत में काफी समझदारी थी, लेकिन उसमें अभी भी थोड़ी शरारत और बचपना बाकी था। उसकी एक आदत थी कि वो किसी की ज्यादा नहीं सुनता था और अक्सर वही करता जो उसे ठीक लगता। हम सब का वो लाडला था, इसीलिए उसकी ये आदत भी किसी को खास परेशान नहीं करती थी। हम अमृतसर से निकल चुके थे और रात का समय था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और सड़क भी वीरान थी। उस दिन मौसम भी थोड़ा अजीब था। रास्ते में कभी अचानक ठंडी हवा का झोंका आता तो कभी एकदम सन्नाटा हो जाता। मैंने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सा डर बैठा हुआ था, जिसका कारण मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। रास्ते में गुरमीत अपनी मस्ती में गाने गुनगुना रहा था और मैं ट्रक ड्राइव करने में मग्न था। जैसे जैसे हम दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे, ठंड भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उस टाइम जनवरी का महीना था।
कड़कती ठंड और चारों ओर छाए गहरे कोहरे ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था। ट्रक की हेडलाइट्स के बावजूद आगे का रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कोहरा इतना घना था कि कुछ मीटर से ज्यादा दूर देख पाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी हमने सफर जारी रखा क्योंकि माल को टाइम पर पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी थी। गुरमीत अब भी अपनी मस्ती में गुनगुना रहा था, लेकिन ठंड ने उसे भी धीरे धीरे चुप करा दिया। मैंने ट्रक के हीटर को चालू किया, लेकिन इसका असर ज्यादा देर तक नहीं रहा। ठंडी हवा खिड़कियों के किनारों से अंदर आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे ठंड हमारी हड्डियों तक को जमा देगी। गुरमीत ने कहा, भाई ये ठंड कुछ ज्यादा ही है। लगता है इस सफर में हमें गर्म चाय कहीं मिल जाए तो मजा आ जाएगा। मैंने उसकी बात पर हामी भरी और कहा, हाँ देखते हैं, अगर आगे कोई ढाबा दिखे तो रुकते हैं, लेकिन इस कोहरे में ढाबा मिलेगा भी या नहीं ये पता नहीं। रास्ता लंबा और वीरान था। दूर दूर तक ना कोई गाड़ी दिख रही थी, ना ही कोई इंसान। हम दोनों चुप थे और ट्रक के इंजन की आवाज उस सन्नाटे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। अचानक गुरमीत ने खिड़की के बाहर इशारा करते हुए कहा, भाई वो देख, आगे शायद कोई ढाबा है। मैंने हेडलाइट्स की रोशनी को उस दिशा में मोड़ा और सच में कोहरे के बीच एक हल्की रोशनी दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई छोटा सा ढाबा हो। मैं ट्रक को धीरे धीरे उस तरफ मोड़ने लगा। गुरमीत खुश होकर बोला, चलो भाई गर्म चाय पीते हैं, इस ठंड में थोड़ा आराम मिलेगा। जैसे ही हम ढाबे के पास पहुंचे, एक अजीब सी बात दिखी। ढाबा बहुत पुराना और जर्जर हालत में था। उसकी छत टूटी हुई थी और लकड़ी की बेंचें भी धूल से ढकी हुई थी। फिर भी ढाबे के अंदर हल्की हल्की रोशनी थी और एक बूढ़ा आदमी काउंटर के पीछे खड़ा दिखाई दिया। उसकी सफेद दाढ़ी और झुकी हुई पीठ ने उसे और भी रहस्यमयी बना दिया। गुरमीत मुझसे पहले ट्रक से उतर गया और बूढ़े आदमी से बोला, बाबा 2 चाय बना दो, ठंड से हालत खराब हो रही है। बूढ़ा आदमी बिना कुछ बोले चाय बनाने लगा। मैंने भी ट्रक बंद किया और गुरमीत के साथ ढाबे के अंदर चला गया। चाय का कप हमारे हाथ में आया और हमने पहला घूंट लिया। चाय का स्वाद अजीब सा था, जैसे उसमें कुछ मिला हो। गुरमीत ने हंसते हुए कहा, भाई ये चाय तो बहुत खास लग रही है। लेकिन मेरे मन में बेचैनी बढ़ने लगी। ढाबे के आसपास का माहौल, बूढ़े आदमी की खामोशी और चाय का अजीब स्वाद, सब कुछ बहुत अजीब सा लग रहा था। तभी मैंने गुरमीत से कहा, चाय खत्म कर और जल्दी ट्रक में वापस चल, ये जगह ठीक नहीं लग रही। गुरमीत ने मेरी बात को हल्के में लिया और कहा, भाई तू हमेशा शक करता है, आराम कर ले थोड़ा। मैंने गुरमीत को गुस्से में कहा, चाय खत्म करो और चलो यहां से, ये जगह ठीक नहीं लग रही। मेरे गुस्से को देखकर गुरमीत ने थोड़ी नरमी से कहा, ठीक है भाई, गुस्सा क्यों होते हो। उसने जल्दी से चाय खत्म की और कहा, चलो अब चलते हैं। हम दोनों उठे और ढाबे से बाहर निकलने लगे। कोहरा और ठंड और ज्यादा बढ़ चुकी थी। मैं ट्रक की तरफ बढ़ा ही था कि तभी पीछे से बूढ़े आदमी ने हमें आवाज दी, रुको बेटा। हम दोनों ने रुककर पीछे मुड़कर देखा। बूढ़ा आदमी धीमे धीमे चलता हुआ हमारी तरफ आ रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा तनाव और गंभीरता थी। वो हमारे पास आया और बोला, बेटा यहां से आगे संभल कर जाना, यहां से आगे तंत्र मंत्र होता है। उसकी बात सुनकर गुरमीत ने हंसते हुए कहा, बाबा अब ये तंत्र मंत्र वाली बात कहां से आ गई। लेकिन मैं चुप था। मुझे उस बूढ़े आदमी की बात में एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। मैंने बूढ़े से पूछा, बाबा क्या मतलब है आपका, तंत्र मंत्र होता है, ये क्या कह रहे हो। बूढ़े आदमी ने गंभीर आवाज में कहा, बेटा आगे का रास्ता ऐसा है जहां लोग रात में नहीं जाते। यहां बहुत पहले से अजीब अजीब घटनाएं होती आई हैं। कई बार लोगों ने यहां कुछ देखा है, सुना है, और कई लोग तो लौट कर आए ही नहीं। इसलिए कह रहा हूं, संभल कर जाना। उसकी बात सुनकर गुरमीत ने मजाक में कहा, बाबा हम ड्राइवर लोग हैं, हमसे बड़ा कोई तांत्रिक नहीं होता, आप चिंता मत करो, हम संभल कर ही जाएंगे। बूढ़ा आदमी गुरमीत की बात पर कुछ नहीं बोला। उसने मुझे देखा और कहा, बेटा तुम समझदार लगते हो, अगर जरूरी ना हो तो इस रास्ते से मत जाओ, लेकिन अगर जाना ही है तो अपने मन को मजबूत रखना और कुछ भी अजीब लगे तो रुकना मत, बस चलते रहना। उसकी बातों ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया, लेकिन माल पहुंचाना जरूरी था, इसलिए मैंने सिर हिलाया और कहा, ठीक है बाबा, हम ध्यान रखेंगे। हमने ट्रक स्टार्ट किया और आगे की ओर बढ़ने लगे, लेकिन बूढ़े आदमी की बातें मेरे दिमाग में गूंज रही थीं। रास्ता अब और भी वीरान हो चुका था।
कोहरा इतना घना था कि हेडलाइट की रोशनी भी फीकी लग रही थी। ठंड बढ़ती जा रही थी और गुरमीत भी अब चुप हो गया था। हम सफर करते हुए 2.5 घंटे से ज्यादा का टाइम बिता चुके थे। कोहरा और घना हो गया था और सड़क पर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। ट्रक की रोशनी बस कुछ ही फीट तक जा रही थी और हर तरफ गहरी ठंड का एहसास हो रहा था। मैं पूरी तरह से सड़क पर ध्यान केंद्रित किए हुए था, लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी उस बूढ़े आदमी की बातें गूंज रही थीं। तभी गुरमीत ने अचानक से कहा, भाई जल्दी ट्रक साइड में लगा, मुझे जोर से टॉयलेट लगी है। मैंने उसकी तरफ घूरते हुए कहा, गुरमीत तूने सुना नहीं था? उस बूढ़े ने कहा था कि रुकना नहीं। गुरमीत ने हंसते हुए कहा, भाई वो तो बूढ़े की डराने वाली बातें थीं, लेकिन मेरी तो जान निकली जा रही है, जल्दी ट्रक रोक दे। मैंने गुस्से में कहा, नहीं गुरमीत, मैं ट्रक नहीं रोकने वाला। इस रास्ते पर कुछ भी अजीब हो सकता है, थोड़ी देर और सब्र कर ले। लेकिन गुरमीत ने झल्लाते हुए कहा, भाई अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा, अगर तू नहीं रोकेगा तो मैं कूद कर नीचे चला जाऊंगा। उसकी हालत देखकर मैं परेशान हो गया। मन तो कर रहा था कि उसकी डांट लगाऊं, लेकिन उसकी परेशानी सच लग रही थी। आखिरकार मैंने मजबूर होकर ट्रक को साइड में रोक दिया। जगह अजीब और डरावनी थी। सड़क के किनारे सिर्फ घना कोहरा और अंधेरा था। मैंने गुरमीत से कहा, जल्दी कर और ज्यादा दूर मत जाना, मैं यहां ट्रक के पास खड़ा रहूंगा। गुरमीत तेजी से नीचे उतरा और सड़क के किनारे एक पेड़ के पास चला गया। मैं ट्रक के अंदर बैठा सोच रहा था कि बूढ़े आदमी की चेतावनी सच साबित ना हो जाए। तभी मुझे ट्रक के बाहर से हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सरसराते हुए हमारे ट्रक के चारों तरफ घूम रहा हो। मैंने खिड़की से झांक कर बाहर देखा, लेकिन कोहरे के कारण कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। गुरमीत अब तक वापस नहीं आया था। मेरी बेचैनी बढ़ने लगी। मैंने उसे आवाज दी, गुरमीत जल्दी वापस आ, यह जगह ठीक नहीं लग रही। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब मेरा डर और बढ़ गया। मैंने फिर से जोर से चिल्लाकर कहा, गुरमीत सुनाई दे रहा है, जल्दी आ। लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। गुरमीत की यह चुप्पी मेरे अंदर डर और बेचैनी को और बढ़ा रही थी। मेरे मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। क्या गुरमीत ठीक है? कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? या फिर वो बूढ़े आदमी की बात सच तो नहीं थी? सड़क पर चारों तरफ घना कोहरा और सन्नाटा था। हर छोटी छोटी आवाज मुझे डरा रही थी। ट्रक की हेडलाइट्स के सामने उड़ती कोहरे की परछाइयां और भी डरावनी लग रही थी। मैंने खुद को समझाया, अवतार डर मत, गुरमीत बस कहीं पास ही होगा। लेकिन मन के किसी कोने में डर गहराता जा रहा था। मैंने फिर से पेड़ की तरफ देखते हुए आवाज लगाई, गुरमीत मजाक मत कर, जल्दी वापस आ। लेकिन जवाब अब भी नहीं आया। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। गुरमीत को इतने लंबे समय तक चुप रहना उसकी आदत नहीं थी। मेरे पसीने छूटने लगे थे, जबकि ठंड इतनी थी कि सांसें जम जाएं। मैंने ट्रक की हेडलाइट्स बंद की ताकि दूर तक देख सकूं, लेकिन कोहरा इतना घना था कि मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। डरते हुए मैंने ट्रक का दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा। गुरमीत सुन रहा है? मजाक बंद कर। मैंने डर के मारे अपनी आवाज ऊंची कर दी। पेड़ की तरफ बढ़ते हुए मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे। हर कदम के साथ मेरे मन में डर और ख्यालों का सैलाब बढ़ रहा था। क्या पता किसी जानवर ने हमला कर दिया हो या फिर कोई अनजान आदमी। जैसे ही मैं पेड़ के करीब पहुंचा, मुझे वहां पर गुरमीत का बैग पड़ा हुआ दिखा, लेकिन गुरमीत कहीं नजर नहीं आया। बैग देखकर मेरा डर और बढ़ गया। मैंने चारों ओर नजर घुमाई, लेकिन कोहरे की वजह से कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। तभी मुझे पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। मैंने तेजी से पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज फिर से आई, जैसे कोई सरसराता हुआ मेरे पास आ रहा हो। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मेरे मुंह से धीरे धीरे निकला, गुरमीत ये तू है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मेरी घबराहट और सांसें हर पल के साथ तेज होती जा रही थी। मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, आखिर गुरमीत कहां गया? कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? मैंने बैग को उठाया और चारों तरफ देखने लगा। कोहरे की चादर और गहरी हो चुकी थी। गुरमीत भाई सुन तो। मेरी आवाज अब कांपने लगी थी, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जो मेरे अंदर के डर को और गहराई दे रहा था। मेरे कदम खुद ब खुद पेड़ के और करीब बढ़ने लगे। हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे जमीन मेरे पैरों तले खिसक रही हो। तभी पेड़ के पीछे से मुझे कुछ सरसराने की आवाज सुनाई दी। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन है वहां?
गुरमीत, क्या तू वहां है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मेरी धड़कनें इतनी तेज हो चुकी थीं कि मुझे लग रहा था कि वो आवाजें भी अब मेरे कानों में गूंज रही हैं। दिमाग बार बार सोच रहा था कि शायद गुरमीत किसी मुसीबत में फंस गया है। मैंने मोबाइल निकालकर टॉर्च ऑन की और उस पेड़ के चारों ओर रोशनी डाली, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। तभी अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हल्का सा हाथ रखा हो। मैं एकदम से पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पसीने में पूरा तरबतर हो चुका था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मेरे मुंह से निकला, हे भगवान, ये सब क्या है? तभी पेड़ के पीछे से धीमे धीमे किसी के कराहने की आवाज आई। ये गुरमीत की आवाज थी। गुरमीत, तू ठीक है? मैं घबराते हुए आवाज की ओर भागा, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो जो मैंने देखा उसने मेरी रूह को हिला दिया। गुरमीत जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं और चेहरा अजीब तरीके से सफेद पड़ गया था, जैसे उसने कुछ बहुत डरावना देखा हो। तभी मेरी नजर गुरमीत के हाथ पर पड़ी। उसके हाथ में कुछ काला काला सा था जो पोटली जैसा लग रहा था। मेरी घबराहट और बढ़ गई। ये क्या है गुरमीत के हाथ में? मैंने सोचते हुए उस पोटली को देखने के लिए उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गुरमीत ने अपनी मुट्ठी में उसे इतनी जोर से दबा रखा था कि मैं उसे उस वक्त खोलकर देख नहीं पाया। मैंने उसे फिर से झकझोरा, गुरमीत उठ, क्या हो गया तुझे? ये तेरे हाथ में क्या है? लेकिन वो अब भी बेहोश पड़ा था। उसकी हालत देखकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस अजीब सी पोटली का उसके बेहोश होने से क्या संबंध हो सकता है। तभी अचानक से ऐसा महसूस हुआ जैसे हवा और ठंडी हो गई हो। पेड़ों की शाखाएं अजीब तरह से हिलने लगीं और ऐसा लग रहा था जैसे कोई सरसराहट हमारी ओर बढ़ रही हो। मैंने गुरमीत को जल्दी से कंधे पर लादा और ट्रक की तरफ भागा। उसकी मुट्ठी अब भी बंद थी और वो पोटली उसकी पकड़ में थी। मैंने किसी तरह गुरमीत को ट्रक में लिटाया और ट्रक स्टार्ट किया। मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर वो पोटली क्या थी? क्या इसका उस बूढ़े आदमी की बातों से कोई संबंध है? मैंने खुद से कहा, पहले इसे किसी सुरक्षित जगह पर ले चलूं, फिर पता लगाऊंगा कि यह सब क्या है। रास्ते में गुरमीत अचानक होश में आने लगा। उसने आंखें आधी खोलते हुए बुदबुदाया, भाई वो पोटली मत छूना। उसके ये शब्द सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी तक सिहर गई। मैंने तुरंत पूछा, कौन? क्या पोटली? तुझे ये कहां से मिली? लेकिन गुरमीत फिर से बेहोश हो गया। गुरमीत के शब्द और उसकी हालत ने मेरे अंदर अजीब सा डर पैदा कर दिया था। उसकी ये बात कि पोटली मत छूना बार बार मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मैंने ट्रक की रफ्तार थोड़ी बढ़ा दी, क्योंकि अब मुझे लग रहा था कि हमें जल्द से जल्द इस वीराने से निकलना होगा। रास्ता अभी भी कोहरे से ढका हुआ था और ठंड इतनी बढ़ चुकी थी कि मेरे हाथ स्टीयरिंग पकड़ने में मुश्किल महसूस कर रहे थे। ट्रक के हेडलाइट की रोशनी भी कोहरे को पूरी तरह चीर नहीं पा रही थी। हर मोड़ पर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई छुपा हुआ हो और अचानक सामने आ जाएगा। गुरमीत अब भी बेहोश था, लेकिन उसके चेहरे पर डर के भाव साफ दिख रहे थे। उसकी मुट्ठी अभी भी उस पोटली को कसकर पकड़े हुए थी। मेरे मन में हजारों सवाल उमड़ रहे थे। ये पोटली आखिर क्या है? गुरमीत को ये मिली कहां? और वो बूढ़ा आदमी क्यों बार बार तंत्र मंत्र के बारे में बोल रहा था? तभी ट्रक के अंदर एक अजीब सी गंध आने लगी। ये गंध ऐसी थी जैसे कुछ सड़ा हुआ हो, और ये हर पल तेज होती जा रही थी। मैंने खिड़की खोलकर बाहर देखा, लेकिन सड़क सुनसान थी। गंध से घबराकर मैंने गुरमीत को झकझोरते हुए कहा, गुरमीत उठ, क्या कर दिया तूने? लेकिन इस बार गुरमीत के चेहरे का रंग और सफेद हो चुका था। उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे, जैसे कुछ कहना चाह रहा हो। मैं झुककर उसके पास गया और वो धीमी आवाज में बुदबुदाया, भाई ये पोटली मत खोलना, ये मौत है। उसके इन शब्दों ने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी ट्रक के साइड मिरर में एक परछाई दिखाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई लंबे बालों वाली औरत ट्रक के पीछे भाग रही हो। मेरे हाथ पसीने से भीग गए। मैंने ध्यान से देखने की कोशिश की, लेकिन कोहरे के चलते कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। मैंने ट्रक की रफ्तार और बढ़ा दी, लेकिन वो गंध अब और तेज हो गई थी। और तभी ट्रक के ऊपर जोरदार धमाके की आवाज हुई, जैसे कोई भारी चीज ट्रक पर गिरी हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने सोचा, अब रुकने का सवाल ही नहीं है, जो भी हो हमें यहां से निकलना होगा।
लेकिन डर ने मुझे पूरी तरह जकड़ लिया था। मेरी नजर बार बार गुरमीत की मुट्ठी में दबे उस पोटली पर जा रही थी। मेरा मन कर रहा था कि इसे लेकर फेंक दूं, लेकिन गुरमीत के चेतावनी भरे शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। मत छूना, ये मौत है। तभी एक जोरदार झटका लगा, जैसे किसी ने ट्रक को पीछे से धक्का मारा हो। मैंने ब्रेक लगाया और ट्रक साइड में रोक दिया। बाहर घुप अंधेरा था और कोहरा इतना घना कि हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने हिम्मत जुटाकर ट्रक से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैरों ने जैसे जमीन पकड़ ली हो। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंधेरे में घूर रहा हो। मैंने ट्रक के अंदर ही रहना बेहतर समझा। बाहर जाने का तो सवाल ही नहीं था। गुरमीत अब भी बेहोश था और उसकी मुट्ठी में वो पोटली वैसी ही थी। मेरे कानों में अब तक उसकी आवाज गूंज रही थी, ये मौत है। मैंने ट्रक का गियर बदला और ट्रक को फिर से स्टार्ट किया। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ने लगा, अचानक से ऐसा लगा जैसे ट्रक का वजन बढ़ गया हो। ट्रक धीरे धीरे चल रहा था, जैसे किसी ने पीछे से उसे रोक रखा हो। मैंने एक्सेलरेटर पर जोर दिया, लेकिन ट्रक की स्पीड नहीं बढ़ी। मेरे माथे पर पसीना आ गया। मैंने डरते हुए रियर व्यू मिरर में देखा। वहां पर वही परछाई दिख रही थी, लंबे बालों वाली एक औरत सफेद साड़ी में। उसके चेहरे की झलक तकरीबन धुंधली थी, लेकिन उसकी लाल आंखें साफ नजर आ रही थीं। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैंने अपनी पूरी ताकत से ट्रक चलाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक मानो रुकने को तैयार था। और तभी ट्रक के ऊपर कुछ जोर से गिरने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई ट्रक की छत पर चढ़ा हो। गुरमीत की तरफ देखा तो उसने अचानक अपनी आंखें खोल ली। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। उसने मेरी तरफ देखकर धीमी और डरावनी आवाज में कहा, भाई, अब कोई नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा। यह सुनकर मेरी सांस अटक गई। मैंने डरते हुए उससे पूछा, तू ठीक है? ये सब क्या हो रहा है? ये पोटली क्या है? लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें एक ही तरफ घूर रही थीं, जैसे किसी को देख रहा हो। मैंने हिम्मत करके ट्रक को फिर से स्टार्ट किया और पूरी ताकत से एक्सेलरेटर पर पैर रखा। ट्रक थोड़ी रफ्तार में आने लगा, लेकिन उस गंध ने अब मेरी हालत और खराब कर दी थी। ऐसा लगा जैसे ट्रक के अंदर कोई सड़ता हुआ शरीर रखा हो। अचानक ट्रक के सामने एक परछाई आ गई। मैं डर के मारे ब्रेक पर जोर से पैर मारा। ट्रक रुक गया और मैंने देखा कि वही औरत ट्रक के सामने खड़ी थी। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, जला हुआ, झुर्रियों से भरा, और उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। वो औरत धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ने लगी। मेरे शरीर ने जैसे काम करना बंद कर दिया। गुरमीत की मुट्ठी से वो पोटली अचानक खुलने लगी। जैसे ही पोटली का थोड़ा हिस्सा खुला, ट्रक के अंदर की गंध और ज्यादा तेज हो गई। मैंने पोटली को गुरमीत के हाथ से छीनकर बाहर फेंकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने उसे छुआ, मेरे पूरे शरीर में अजीब सी झंझनाहट होने लगी। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे बिजली का झटका दे दिया हो। पोटली छूटकर ट्रक के फर्श पर गिर गई और तभी वो औरत ट्रक के दरवाजे के पास आ गई, जिसे देखकर मेरे मुंह से एक जोर की चीख निकल गई। वो औरत अब ट्रक के दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी लाल आंखें और जले हुए चेहरे की झुर्रियां मुझे भीतर तक हिला रही थीं। मैं महसूस कर सकता था कि उसकी नजरें मेरे अंदर तक घूर रही थीं, जैसे वो मेरी आत्मा को खींच लेना चाहती हो। मैंने जल्दी से गुरमीत की ओर देखा, जो अब भी बेहोश था। उसके चेहरे पर सफेदी थी और पसीना बह रहा था। मैंने खुद को संभालते हुए ट्रक का गियर बदला और इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक में भी कोई जान ही नहीं बची हो। औरत ने अचानक ट्रक की खिड़की पर जोर से हाथ मारा। उसकी झुर्रीदार हथेलियां काली पड़ चुकी थीं और उसकी लंबी डरावनी नाखूनों ने शीशे को खरोंचना शुरू कर दिया। उसकी चीख अब इतनी तेज थी कि मेरे कान सुन्न होने लगे। निकल यहां से, नहीं तो तेरा भी वही हाल होगा जो इसका हुआ है, उसने गुरमीत की ओर इशारा करते हुए कहा। उसकी आवाज किसी शापित आत्मा की तरह थी, भारी, गूंजती हुई और डरावनी। अब मेरा धैर्य टूट चुका था। मैंने तेजी से ट्रक का गियर बदला और पूरी ताकत से एक्सेलरेटर दबा दिया। इंजन ने एक झटके में स्टार्ट लिया और ट्रक आगे बढ़ने लगा, लेकिन वो औरत ट्रक का पीछा करने लगी। वो जमीन पर नहीं, हवा में उड़ते हुए आ रही थी। उसकी चीखें मेरे कानों में गूंज रही थीं और ऐसा लग रहा था कि वो हमें हर हाल में रोककर मारेगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी साड़ी जमीन पर नहीं, बल्कि हवा में तैर रही थी। उसका चेहरा और भी विकराल हो चुका था। उसकी आंखों से खून की धाराएं बह रही थीं। मैंने एक्सेलरेटर पर पूरा जोर लगाया और ट्रक आखिरकार तेज रफ्तार में आ गया।
कुछ देर बाद मैंने देखा कि वो औरत धीरे धीरे पीछे छूटने लगी। उसकी चीखें भी अब दूर होने लगी थी, लेकिन मेरी परेशानी खत्म नहीं हुई थी। ट्रक के अंदर अब भी अजीब सी गंध थी और गुरमीत की हालत बिगड़ रही थी। मैंने अपने डर को काबू में रखा और ट्रक को चलाते रहा। थोड़ी देर बाद हमें एक गांव के पास एक ढाबा दिखाई दिया। मैंने बिना कुछ सोचे समझे ट्रक को ढाबे के बाहर रोक दिया। वहां कुछ लोग थे और मैंने उनसे मदद की गुहार लगाई। गांव के एक बुजुर्ग ने मेरी पूरी बात सुनी और कहा, तुम लोगों ने कोई शापित चीज को छू लिया है। ये तंत्र मंत्र की पोटली होगी। इसे छूने से उस आत्मा का प्रकोप तुम पर आ गया है। उन्होंने हमें सलाह दी कि गुरमीत को तुरंत किसी तांत्रिक के पास ले जाया जाए। मैंने गुरमीत को किसी तरह संभाला और गांव वालों की मदद से उसे पास के तांत्रिक के पास ले गया। वहां जो हुआ वो मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक पल था। तांत्रिक का घर जंगल के किनारे पर एक पुरानी झोपड़ी में था। झोपड़ी के चारों ओर लाल कपड़े और हड्डियों की मालाएं लटकी हुई थीं। मैं गुरमीत को लेकर अंदर घुसा। अंदर एक बूढ़ा तांत्रिक आग के सामने बैठा हुआ था। उसकी लंबी दाढ़ी, सफेद बाल और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने मेरी तरफ देखा और गुरमीत की हालत पर नजर डालते ही कहा, तुम लोगों ने किसी प्रेत बाधा को छेड़ा है। जल्दी बताओ, तुमने क्या किया। मैंने हांफते हुए पूरी बात तांत्रिक को बताई, उस पोटली के बारे में, उस बूढ़े आदमी की चेतावनी और उस औरत के भयानक रूप के बारे में। तांत्रिक ने मेरी बात सुनकर गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी उस पोटली को छूना। वो किसी प्रेत आकर्षण का केंद्र थी और उस आत्मा का सारा क्रोध अब इस लड़के पर उतर आया है। अगर समय रहते उपाय नहीं किया गया तो ये नहीं बचेगा। तांत्रिक ने तुरंत एक मंत्रोच्चार शुरू किया और अपनी थैली से कई चीजें निकाली। नींबू, लाल सिंदूर, राख और एक त्रिशूल। उसने राख को आग में डाला और आग एक पल के लिए नीली हो गई। तांत्रिक ने गुरमीत के सिर के पास त्रिशूल घुमाते हुए जोर से चिल्लाया, जिन्हें इस देह से बांध दिया गया है वो अब इसे छोड़ दें। यह शरीर तुम्हारा नहीं है। जैसे ही तांत्रिक ने यह कहा, गुरमीत अचानक जोर से कांपने लगा। उसके शरीर में अजीब हरकतें होने लगीं और उसकी आंखें खुल गईं। लेकिन वो गुरमीत की आंखें नहीं थीं। उसकी आंखों में वही खून जैसा लाल रंग था जैसा उस औरत की आंखों में था। उसने तांत्रिक की ओर घूरते हुए गहरी डरावनी आवाज में कहा, तुम इसे नहीं बचा सकते, ये मेरा है। तांत्रिक बिना डरे जोर से मंत्र पढ़ने लगा। उसने त्रिशूल को आग के पास ले जाकर गुरमीत के माथे पर सिंदूर से एक निशान बनाया। गुरमीत चीखने लगा। उसकी चीखें इतनी तेज थीं कि झोपड़ी हिलने लगी। ऐसा लगा जैसे गुरमीत के अंदर से कोई औरत चीख रही हो। तांत्रिक ने कहा, इस आत्मा को छोड़ने के लिए यह पोटली जलानी होगी, लेकिन इसे जलाने के साथ ही आत्मा एक आखिरी वार करेगी। तुम दोनों को हिम्मत रखनी होगी, वरना तुम भी नहीं बचोगे। मैंने तांत्रिक की बात मानी और पोटली को आग में फेंक दिया। जैसे ही पोटली जली, झोपड़ी में एक जोर का धमाका हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत भारी चीज गिरी हो। गुरमीत अचानक शांत हो गया और बेहोशी की हालत में गिर पड़ा। लेकिन तभी झोपड़ी के अंदर वही औरत का भयानक चेहरा हवा में तैरता हुआ दिखा। उसने गुस्से में कहा, तुम लोगों ने मुझे रोका, लेकिन मैं फिर लौटूंगी। इसके बाद वो अचानक गायब हो गई। गुरमीत अब धीरे धीरे होश में आने लगा। तांत्रिक ने उसे ठीक करने के लिए आखिरी बार सिर पर राख लगाई और कहा, अब सब ठीक है, लेकिन याद रखना, ऐसे तंत्र मंत्र की चीजों से दूर रहना। ये आत्माएं आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। अगर फिर से कभी कुछ ऐसा हुआ तो तुम बच नहीं पाओगे। मैंने गुरमीत को उठाया और हम दोनों तांत्रिक का धन्यवाद करके वहां से निकले। उस रात ने मुझे सिखा दिया कि ऐसी चीजों से बचकर रहना चाहिए। वो घटना मेरे जीवन की सबसे डरावनी याद है, जो आज भी मेरे सपनों में मुझे डरा देती है। हम तांत्रिक का धन्यवाद करके झोपड़ी से बाहर निकले, लेकिन उस रात का माहौल अब भी डरावना था। जंगल से निकलने का रास्ता सुनसान था और हर तरफ गहरी खामोशी छाई हुई थी। गुरमीत अब भी पूरी तरह ठीक नहीं लग रहा था। वो चुपचाप था, जैसे कुछ सोच रहा हो। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और हम धीरे धीरे वहां से निकलने लगे। रास्ते में मैं बार बार पीछे मुड़कर गुरमीत को देख रहा था। उसकी हालत सुधर रही थी, लेकिन उसका चेहरा अब भी सफेद था। मैंने उसे चुप्पी तोड़ने के लिए कहा, गुरमीत, तू ठीक तो है? अब कुछ अजीब महसूस तो नहीं हो रहा? गुरमीत ने धीरे धीरे सिर हिलाया और बोला, भाई, वो जो कुछ भी था बहुत खतरनाक था। जब मैंने उस पोटली को छुआ था, तभी मुझे लगा था कि मेरे अंदर कुछ घुस गया है। मैं सब कुछ देख रहा था, लेकिन अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा था।
ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे जकड़ लिया हो। उसकी बात सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। मैंने उससे पूछा, लेकिन तुझे वो पोटली मिली कहां से और तूने उसे उठाया क्यों? गुरमीत ने कांपते हुए कहा, भाई, जब मैं टॉयलेट के लिए गया था तो मुझे पेड़ के नीचे वो पोटली दिखी। ऐसा लगा जैसे किसी ने जानबूझकर उसे वहां रखा हो। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उस पोटली की तरफ मेरा ध्यान खुद खींचता चला गया। जैसे ही मैंने उसे छुआ, मुझे लगा किसी ने मेरे कान में फुसफुसाया, अब ये तुम्हारा है। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। उसकी ये बात सुनकर मेरे अंदर का डर और बढ़ गया। मैंने गुरमीत को शांत कराया और उसे कहा, अब वो सब खत्म हो चुका है। तांत्रिक ने कहा है कि अब वो आत्मा हमारा पीछा नहीं करेगी, लेकिन आगे से हमें ऐसी चीजों से दूर रहना होगा। रास्ता लंबा था और हम दोनों खामोशी से आगे बढ़ रहे थे। जब हम हाईवे पर पहुंचे तो सुबह होने लगी थी। सूरज की पहली किरण ने जैसे उस डरावनी रात का अंत कर दिया। मैंने राहत की सांस ली और सोचा कि अब हम सुरक्षित हैं। लेकिन फिर जैसे ही मैंने ट्रक के शीशे में पीछे देखा, मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। ट्रक के पीछे की तरफ वही औरत खड़ी थी जो हमें झोपड़ी में दिखी थी। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा भयानक और गुस्से से भरा हुआ था। उसने मेरी तरफ इशारा किया और चीखती हुई बोली, तुमने मुझे जलाया, लेकिन मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। मैंने तेजी से ब्रेक लगाया और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। गुरमीत मेरी तरफ देखने लगा और पूछा, क्या हुआ भाई? मैंने कुछ नहीं कहा। मैं नहीं चाहता था कि गुरमीत फिर से डर जाए, लेकिन मेरे मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या वो सच में खत्म हुई थी या ये सिर्फ एक शुरुआत थी? सूरज की रोशनी धीरे धीरे पूरे आसमान में फैलने लगी। मैंने एक गहरी सांस ली, मानो अब उस रात के खौफ से हमें छुटकारा मिल गया हो। गुरमीत अब थोड़ा सामान्य लग रहा था, लेकिन वो अब भी खामोश था। मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ाई, बस इस सफर को जल्द से जल्द खत्म करने की चाहत थी। कुछ घंटों बाद हम दिल्ली के बाहरी इलाके में पहुंच गए। मैंने ट्रक को एक ढाबे पर रोका ताकि कुछ खा पी कर अपनी ऊर्जा वापस ला सकें। गुरमीत ने धीरे से कहा, भाई, जो भी हुआ वो सब हमारे साथ क्यों हुआ? क्या हमसे कोई गलती हो गई थी? मैंने उसे सांत्वना देते हुए कहा, गुरमीत, कभी कभी कुछ चीजें इंसानी समझ से परे होती हैं। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और तांत्रिक ने भी मदद की। अब हमें इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बस इतना याद रखना कि ऐसी अजीब चीजों से हमेशा दूर रहना है। गुरमीत ने सहमति में सिर हिलाया। हमने खाना खाया और कुछ देर आराम किया। उसके बाद हम दोनों ने तय किया कि इस घटना के बारे में किसी और को नहीं बताएंगे, ताकि लोग हमें पागल या झूठा न समझें। जब हम अपने गंतव्य पर पहुंचे तो मैंने गुरमीत से कहा, अब इस बात को यहीं खत्म समझ। यह बस एक बुरा सपना था और अब हमारी जिंदगी में इसकी कोई जगह नहीं है। गुरमीत ने एक हल्की मुस्कान दी और कहा, ठीक है भाई, पर वो पोटली और वो औरत, मैं इसे कभी भूल नहीं पाऊंगा। हमने एक दूसरे से वादा किया कि हम हमेशा सतर्क रहेंगे और किसी भी अजनबी चीज से दूर रहेंगे। आज उस घटना को कई साल बीत चुके हैं, लेकिन जब भी मैं उस रात के बारे में सोचता हूं तो मेरी रूह कांप जाती है। शायद कुछ सवाल हमेशा अनुत्तरित रहते हैं। वो औरत कौन थी? उस पोटली में क्या था? और क्या वाकई वो सब खत्म हो चुका था? ये सवाल आज भी मेरे मन में गूंजते हैं। लेकिन मैं इतना जानता हूं, उस रात ने मुझे एक सबक सिखाया कि इंसान को हमेशा अज्ञात चीजों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि दुनिया में ऐसी शक्तियां भी हैं जो हमारी समझ से परे हैं। उस रात के बाद मैंने और गुरमीत ने फिर कभी उस घटना का जिक्र नहीं किया, लेकिन जो डर और बेचैनी उस रात हमारे साथ थी, वह हमेशा हमारे दिल और दिमाग में एक गहरी छाप छोड़ गई। गुरमीत पहले जैसा मजाकिया और बेफिक्र नहीं रहा। उसने ट्रक चलाना भी छोड़ दिया और अपने गांव लौटकर खेती बाड़ी में लग गया। मैंने भी धीरे धीरे उस रात को भूलने की कोशिश की, लेकिन कभी कभी जब मैं रात में ट्रक लेकर निकलता हूं तो मुझे लगता है जैसे कोई मेरी परछाई के पीछे चल रहा हो। कभी कभी दूर कहीं कोहरे में एक धुंधली आकृति दिखाई देती है और मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। एक बार जब मैं उसी रास्ते से फिर से गुजरा तो मेरे मन में हिम्मत जुटाकर उस जगह को देखने का ख्याल आया जहां वह बूढ़ा आदमी मिला था। मैंने ट्रक रोका और आसपास देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह पेड़ भी काटा जा चुका था और उस जगह की वीरानी अब भी वैसी ही थी। मैंने लोगों से उस इलाके के बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन ज्यादातर ने या तो कुछ नहीं बताया या कहा कि बेटा, वहां तांत्रिकों का काम होता था। अब सब खत्म हो चुका है।
पर क्या वाकई सब खत्म हो चुका था? आज भी जब मैं अकेले सफर करता हूं तो कहीं ना कहीं मेरे दिल में यह डर बैठा हुआ है कि वह औरत फिर से न लौट आए। लेकिन मैंने यह तय कर लिया है कि मैं कभी भी किसी अजनबी चीज को छूने या उस पर भरोसा करने की गलती नहीं करूंगा। शायद ये सब एक सबक था कि हर सफर में इंसान को न केवल बाहरी खतरों से बल्कि उन अनजानी शक्तियों से भी सावधान रहना चाहिए जो हमारे आसपास मौजूद हो सकती हैं। दोस्तों, ये मेरी कहानी थी। अब आप बताइए, क्या आपने कभी ऐसा कुछ अनुभव किया है? अगर नहीं तो दुआ कीजिए कि कभी ना हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही मैं आपके लिए ये कहानी काफी टाइम बाद लेकर आया हूं, इसलिए मेरे पास अपनी इस कहानी में लेने के लिए आपके कोई नाम नहीं है। इसलिए कमेंट बॉक्स में अपना नाम और आप कहानी को कहां से सुनते हैं लिखकर जरूर बताएं ताकि मैं मेरी अगली कहानी में आपका नाम बता सकूं।